हेलो एवरीवन। आज हम प्रेमचंद की कहानी पर बात करेंगे। जो इस कहानी में स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित जो है वो पूरी दास्तां दी गई है। ऐसे ही जैसे जुलूस है वैसे ही समर यात्रा और आहुति आदि कहानियां हमें देखने को मिलती हैं जो प्रेमचंद ने रची है। जुलूस जुलूस का मतलब वही होता है कि मतलब एक रैली निकालना। अब वो किसी के समर्थन में भी हो सकती है, किसी की आलोचना में भी होती है। और जुलूस और धरने में अंतर होता है। जो धरना होता है वो एक जगह बैठ कर तोड़ फोड़ करके मतलब या फिर शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है। वही जुलूस जो होती है वो रैली निकाली जाती है और उसमें अपनी आवाज़ उठाई जाती है, विभिन्न पोस्टर्स आदि से बोला जाता है और एक उद्देश्य के साथ मतलब ये निकलता है। तो इस कहानी में जुलूस में जो है दो रूप हमें देखने को मिलते हैं और दो पात्र हैं। जो इस जुलूस कहानी है इसमें जो हीरो हैं वो हैं इब्राहिम अली, और जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालते हैं और बहुत ही बेहतरीन मनुष्य हम इन्हें कहेंगे, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के लोगों के भले के लिए काम करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उनका समर्थन बहुत बड़ी संख्या में लोग करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ एक दरोगा है बीरबल सिंह, जो भारतीय होते हुए भी जो है अंग्रेजों का भक्त है। ठीक है, इब्राहिम अली जहाँ देशभक्त है वहीं बीरबल सिंह अंग्रेजों का भक्त है। और वो ये भी नहीं देखता कि जो इसने इब्राहिम अली जी के साथ गलत किया वो एक्चुअल में उसने सिर्फ उनके साथ ही नहीं पूरे देश के साथ गलत किया, क्योंकि अंग्रेज किसी के नहीं हो सकते तो वो उसके क्या होते, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलूस कहानी दो जुलूसों के बीच गतिमान रहती है। पहला जुलूस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए निकलता है एक बुजुर्ग नेता इब्राहिम अली के नेतृत्व में, और दूसरा जुलूस इब्राहिम अली की मृत्यु के बाद, यानी कि इब्राहिम अली के नेतृत्व में एक जुलूस निकलता है जिस जुलूस में क्या होता है, इस दरोगा की वजह से क्या होता है, उनको चोट लग जाती है भारी और कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु होने के बाद दोबारा जुलूस निकलता है जिसमें उनकी गंगा स्नान कराकर उनकी जो है शव को जलाया जाता है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या है कि इसमें दो जुलूसों के मध्य प्रेमचंद ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के स्वरूप, उसकी प्रकृति, आंदोलन में सम्मिलित शक्तियों की पहचान, जनता के उत्साह, सरकारी दमन चक्र हमें बीरबल सिंह के माध्यम से देखने को मिलता है, नेतृत्व की प्रामाणिकता आदि को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इब्राहिम अली के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकलता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, आगे आके भाग लेते हैं। उत्साह जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दरोगा बीरबल सिंह अपने साथियों के साथ खड़ा रहता है, मौजूद रहता है। इब्राहिम अली जुलूस को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन बीरबल सिंह उन्हें अनुमति न देकर उस पर घोड़ा चढ़ा देता है और उसकी जो बेट है उससे सिर पर चोट, जो बेटन है उससे उसके सिर पर चोट करता है। जुलूस बिखर जाता है, इब्राहिम अली अचेत हो जाते हैं, जिसके घायल होने का समाचार बाजार पहुंचता है तो बाजार बंद हो जाता है और लोग क्रुद्ध भाव से जुलूस स्थल पर पहुंचते हैं। भीड़ पुलिस से बदला लेना चाहती है, लेकिन जैसे ही इब्राहिम अली के कानों में ये बात पहुंचती है वह जुलूस के वापस होने का आदेश करते हैं। इसका कहना है कि हमें अपने लोगों से बदला नहीं लेना है, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना है और यही असली विषय है। यानी कि इब्राहिम अली जो है वो कहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम असली देशभक्त हैं, हम अपने ही लोगों को चोट क्यों पहुंचाएंगे। उनका कहना ये भी है कि हमें किसी से मारकाट कुछ नहीं करनी, हमें सिर्फ इनकी जो सोच है उसको बदलना है, जिसमें वे हम कामयाब हो गए हैं। 3 दिन बाद घायल इब्राहिम अली की मौत हो जाती है और उसके शव को लेकर फिर जुलूस निकलता है। शव को इब्राहिम की वसीयत के अनुसार गंगा में स्नान करवाकर दफन किया जाता है ना। यानी कि इब्राहिम जो थे वो मुस्लिम थे, उसके बाद भी वो गंगा में क्या करते हैं, स्नान करवाते हैं और उसके बाद जाके हिंदू धर्म के अनुसार मतलब गंगा में स्नान होता है, उसके बाद मुस्लिम धर्म के अनुसार उन्हें दफना दिया जाता है। बीरबल देशभक्त के उत्साह अपनी पत्नी के धिक्कारने पर राजभक्ति छोड़ देते हैं। वो कौन है, ये जो दरोगा था, मतलब उसकी पत्नी जब ये देखती है कितना अत्याचार कर रहा है उसका पति, तो वो राजभक्त छोड़ देते हैं, प्रायश्चित करते हैं और इब्राहिम अली के घर जाकर उसकी जो विधवा स्त्री से समायाचना करते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये मार्मिक संदेश दी जाती है कि देश का मान सर्वोपरि है, इसके लिए सर्वोच्च बलिदान भी कम है। अब जुलूस स्वाधीनता, ये तो आपने पूरी स्टोरी समझ ली है ना, स्टोरी की समरी थी। अब इसका एक अंश समझ लेते हैं कि जुलूस स्वाधीनता आंदोलन की कथा प्रस्तुति है ना। तो जुलूस कहानी में हमें क्या देखने को मिलता है,
प्रेमचंद का जो स्वयं एक उत्साही और प्रतिबद्ध राष्ट्र सेवक के रूप में वो स्वयं जाने जाते थे, और उसकी जुलूस कहानी में भी हमें यही देखने को मिलता है। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के आंदोलन को अत्यंत निकट से देखा, परखा और उसमें पार्टिसिपेट भी किया। यही कारण है कि वे अपनी कहानी में आंदोलन के वास्तविक चरित्र को पहचान कर लिख पाते हैं। जुलूस कहानी पढ़कर यह आसानी से जाना जा सकता है कि देश में आज़ादी का संघर्ष कितना प्रभावशाली था। संपूर्ण राज्य का जुलूस यानी पूरी तरह आज़ादी का जो जुलूस था, जिसमें बूढ़े, बालक, युवक उत्साह से झंडे लिए हुए वंदे मातरम गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रतिबंध और या दंड की कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। वे अदम्य हौसले, अटूट विश्वास के साथ अपने और अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता का उत्साह प्रेरक है। प्रेमचंद कहानी में लिखते हैं कि जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरस्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा है। जुलूस में सम्मिलित लोग मानो नशे में चूर हैं। उन्हें स्वाधीनता के अतिरिक्त और कुछ भी दृश्य नहीं है और कुछ नहीं दिखता। इस तरह कहानीकार तत्कालीन आंदोलनों की तस्वीर खींच देता है। स्वाधीनता आंदोलन में जनता की भारी हिस्सेदारी थी। सभी जातियों, धर्मों, संप्रदायों के लोग अपने अपने मतभेद भूलकर सम्मिलित थे। हर धर्म के लोग इसमें शामिल थे, जो भारत की खूबसूरती है। सभी आयु वर्ग के स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे जोर शोर से सम्मिलित होते थे। यह एक मिसाल है। इतिहास आग्रही हो सकता है और साहित्य नहीं। भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार अपनी रुचि और आग्रह के चलते संभव है इस मुक्ति संग्राम की स्पष्ट छवि ना लिखे पाए, लेकिन साहित्यकार ऐसा नहीं करता। इसे जुलूस के माध्यम से बखूबी जाना जा सकता है। जुलूस कहानी पढ़कर यह साफ होता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वस्तुतः एक जन आंदोलन था, जिसका चरित्र सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय था। जुलूस में पूर्ण स्वराज के जुलूस का नेतृत्व एक वृद्ध बुद्धिमान इब्राहिम अली करते हैं। प्रेमचंद, शंभुनाथ, दीनानाथ जो दीनदयाल और मैकू जो कि एक मोची है, और बाकी जो दुकानदार आदि थे, की बातचीत के बहाने आंदोलन की असली चेतना दिखाते हैं। शंभुनाथ दीनदयाल व्यापारी हैं, जुलूस को बाजार से निकलते देख रहे हैं, उसकी सफलता के प्रति शंका व्यक्त करते हैं। मैकू नाम का व्यक्ति खड़ा है, जिसके गले में चट्टियों और स्लीपरों की माला है। वह इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसता है। शंभुनाथ के पूछने पर कि मैकू क्यों हंसे, वह कहता है, मैकू हंस इस बात पर है कि जो तुमने कहा कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है, बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे? उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है? बंगलों और महलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें खाते हैं, कौन तकलीफ है? मर तो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिए गाने सुनता होगा, कोई पार्क में सैर करता होगा। यहाँ आए पुलिस के कोड़े खाने के लिए? तुमने भी भली कही। आंदोलन जनता का, जनता के लिए, जनता की मुक्ति के लिए था। इसका असली चरित्र यही था। तथाकथित भद्र लोग, अपने जो रिच लोग हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। अंग्रेजी सरकार से उनकी निकटता जग जाहिर थी। सबको पता है कि वो कितने क्लोज थे इंग्लिश गवर्नमेंट के। ये बुद्धिजीवी उच्च वर्ग के लोग अपना स्वाभिमान बेचकर खुश थे। यानी कि ये जो रिच लोग थे, जो अंग्रेजों की नौकरी करके अपना ईमान बेचकर, अपना स्वाभिमान बेचकर उनके पैरों के तलवे चाटते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे और अपने ही लोगों पर अत्याचार करते थे। ये सीख किस प्रकार मैकू आदि पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद दे रहे हैं। तो इसी प्रकार ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और इस वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत बुक से पढ़ सकते हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि एग्ज़ाम में एक दिन या फिर एक भी दिन की छुट्टी नहीं होगी, इसलिए आपके सभी मेरी वीडियोस से आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं। और एग्ज़ाम में मार्क्स 10 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर प्रिपेयर करें। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।